हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इज इन फैशन. Parents are often heard complaining about the difficulties in bringing up children these days. Too much of freedom in demand, too much independence, overnight parties, excessive extravagance, splurging pocket money, no time for studies and family. All this is a common cry of such families. Aren't parents themselves responsible for this pitiful state? The basic need of growing youth is the family love, attention and bonding, along with moral values. One should not forget that charity begins at home. Independence and individuality both need to be respected in order to maintain the sanctity of family. Children today are to be handled with tact in order to bridge the ever-widening generation gap. Only the reasonable demand need to be fulfilled, as there are too many expenses to be met and too many social obligations to be taken care of by the parents. Our forefathers lived happily in joint families. Children loved to live with their cousins, learned to adjust within means. There was perfect harmony between the generations. There never existed the concept of old age homes. There was deep respect for the family elders and love, care and concern for the youngsters. Even the minor family differences were solved amicably. Okay. Now questions. First is mention any two मेजर कॉमन कंसर्न्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली के मेजर कंसर्न्स हैं टू मच ऑफ फ्रीडम इन डिमांड, बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए बच्चों को, टू मच इंडिपेंडेंस, ओवरनाइट पार्टीज, कोई दो आप लिख देंगे, एक्सेसिव एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बहुत फालतू के खर्चे, स्प्लर्जिंग पॉकेट मनी, नो टाइम फॉर स्टडीज़ एंड फैमिली. ये कुछ कॉमन कंसर्न्स हैं सच फैमिलीज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. तो आप लिख देंगे नो टाइम फॉर studies and family and too much of freedom in demand. Okay. Next is mention any two advantages of joint family system. Joint family system के दो advantages. So joint family में children learn to adjust within means. Within means से वो adjust करना सीखते हैं और हारमनी रहती है जनरेशन्स में. ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट नहीं आता. ये आप लिखेंगे. देयर इज़ डीप रिस्पेक्ट फॉर फैमिली एल्डर्स एंड लव, केयर एंड कंसर्न फॉर यंगस्टर्स. एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट रहती है और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए लव, केयर एंड कंसर्न रहता है जॉइंट फैमिलीज़ में. नंबर 2. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन दी एक्सप्रेशन चैरिटी बिगिंस एट होम. चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है कि जो पर्सन है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को सर्व करना. So it means a person's first responsibility is to serve their families. Okay, next. Describe the atmosphere in joint families. Joint families में कैसा atmosphere रहता है? In joint families, children live with their cousins के साथ रहते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं. देयर इज़ परफेक्ट हारमनी बिटवीन जनरेशन्स के बीच में हारमनी रहती है. बस इतना ही आप लिख देंगे. इस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है इन जॉइंट फैमिलीज. आंसर नंबर 4. नेक्स्ट इज विच फैमिली सिस्टम वुड यू लाइक टू प्रेफर एंड वाई. आप कौन सा फैमिली सिस्टम प्रेफर करेंगे? तो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेफर करेंगे. एंड वाई, अगेन यही रीज़न है. जॉइंट फैमिली के कुछ एडवांटेजेस ये आप बताएंगे क्योंकि इस तरीके की फैमिलीज़ में सब मिलकर रहते हैं, विद इन मीन्स बच्चे एडजस्ट करना सीखते हैं, परफेक्ट हारमनी होती है जनरेशन्स के बीच में. यहाँ पर ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता. डीप रेस्पेक्ट होती है फैमिली एल्डर्स के लिए, लव, केयर, कंसर्न होता है यंगस्टर्स के लिए, और माइनर फैमिली डिफरेंसेस जो होते हैं उनको बहुत एमिकेबली, बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं सभी मिलकर. नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक नाउ अ डेज ओल्ड एज होम इज़ मशरूमिंग. बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होम क्यों हो गए हैं आजकल? क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है.
तो आप लिखेंगे बिकॉज द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज इन फैशन, दैट इज वाई टू मच ऑफ ओल्ड एज होम्स आर मशरूमिंग. नेक्स्ट इज पिक अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पोलाइट एंड फ्रेंडली. पोलाइट और फ्रेंडली के लिए वर्ड है एमिकेबली, मतलब बहुत पोलाइट और फ्रेंडली तरीके से फैमिली के जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक वैल्यूज वी नीड टू लर्न टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग कौन कौन से बेसिक वैल्यूज़ हमें आनी चाहिए. सो लव, अटेंशन, अफेक्शन, बॉन्डिंग एंड मॉरल वैल्यूज़. एंड एडजस्ट विद इन मीन्स, देन यहाँ से भी एक दो पॉइंट आपको मिल सकते हैं. रेस्पेक्ट फॉर फैमिली एल्डर्स, लव, केयर एंड कंसर्न फॉर यंगस्टर्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आप में टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर. राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है ऑन द टॉपिक द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के क्या पर्पज़ होने चाहिए उसके ऊपर. सो आर्टिकल लिखना है तो सिंपल टाइटल आप लिखेंगे द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन सर्व्स एज द की टू अनलॉकिंग अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, guiding individuals on a journey of learning and personal growth. Its primary purpose is to empower people to understand, contribute to and thrive in ever evolving society. अभी पहला पर्पज़ होगा एक्वायरिंग नॉलेज. एजुकेशन गेटवे है नॉलेज का, ये इक्विप करता है इंडिविजुअल को एसेंशियल इन्फॉर्मेशन से अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम बेसिक फैक्ट टू कॉम्प्लेक्स थियोरीज. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, इनके थ्रू लोग ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं ऑफ वेरियस टॉपिक्स. दूसरा पर्पज़ होगा डेवलपिंग स्किल्स बियॉन्ड जस्ट फैक्ट्स. फैक्ट्स के बियॉन्ड भी एजुकेशन होन्स एसेंशियल स्किल्स इनकलकेट करती है इंडिविजुअल्स में, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कम्युनिकेशन हो. एजुकेशन प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू देयर कम्युनिटीज़. नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग सोशल इंटरेक्शंस. एजुकेशन सिर्फ बुक्स के बारे में ही नहीं है, ये लोगों के बारे में भी है. स्कूल्स एक सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स सीखते हैं कोलैबोरेट करना, कम्युनिकेट करना, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना. ये सोशल स्किल्स बहुत क्रूशियल है फॉर सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. नेक्स्ट इज एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी. एजुकेशन क्यूरियोसिटी को जगाती है इंडिविजुअल में, एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए, आंसर्स ढूंढने के लिए. ये प्रमोट करती है एक ऐसा माइंडसेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस लर्निंग जो कॉन्टीन्यूअसली लर्न करे, मोटिवेट करे लोगों को टू एक्सप्लोर, मोटिवेट करती है लोगों को टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनको अडाप्ट करे ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी. एजुकेशन एक जर्नी है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में. दिस सेल्फ अवेयरनेस, ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये फंडामेंटल है फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट, ताकि लोग अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में डिसीजंस ले सकें. नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग वैल्यूज़. एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है फॉर इंस्टिलिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स. ये हमें ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, इन सब की इंपॉर्टेंस बताती है. ये वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल और एक एथिकल सिटीजन्स हमें बनाती है. नेक्स्ट इज एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स. अल्टीमेटली एजुकेशन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है, प्रोवाइड कराती है टूल्स और नॉलेज जो हमें ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है, हमारे ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स आर बेटर इक्विप्ड टू कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़. कंक्लूजन में द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू enlighten mind, nurture skills, foster social connections, inspire curiosity, facilitate personal growth, instill values and empower individuals to shape a bright future. ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है that goes beyond classroom, shaping the character and capabilities of individuals throughout their lives. Okay, 7 points है इसमें, कोई भी 3-4 भी आप लिख देंगे कि ये सिर्फ नॉलेज गेन करना ही उसका एक अकेला पर्पज़ नहीं है एजुकेशन का. उसके अलावा वो स्किल्स भी डेवलप करती है हमें. सोशली हम इंटरेक्ट करते हैं जब हम स्कूल में पढ़ते हैं लोगों से,
क्यूरोसिटी को इनकरेज करती है, पर्सनल ग्रोथ और डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करती है, वैल्यूज़ इनकलकेट करती है और एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ बैड रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में बैड रोड्स की कंडीशन के बारे में कंप्लेन करते हुए। सो ये फॉर्मेट होगा, पहले एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, पिन कोड, डेट, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आर लोकेलिटी। सर, जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हैं पहला सेंटेंस हमेशा यही होता है, थ्रू कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के इस कॉलम के माध्यम से आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आर लोकेलिटी उत्तम नगर। हमारी लोकेलिटी उत्तम नगर में जो पुअर कंडीशन है रोड्स की, कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान मैं इस तरफ खींचना चाहता हूँ आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। रोड्स हेयर, यहाँ पे जो रोड्स हैं टेरिबल कंडीशंस में हैं, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। काफ़ी टाइम हो गया रिपेयर उनको नहीं किया गया है। द फुल स्टॉप, द पोर्ट होल्स ऑन द रोड्स आर अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। रोड्स में जो पोर्ट होल्स, जो गड्ढे हैं, वो मेजर कंसर्न का एक कारण है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक को ही ये स्लो डाउन नहीं करते जो पोर्ट होल्स हैं, लेकिन ये कुछ एक्सीडेंट्स का कारण भी बने हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वी हैव बीन विटनेसिंग ह्यूज ट्रैफिक जैम्स इन पीक आवर्स। पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है और मानसून के टाइम पर ये जो पोर्ट होल्स है ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं मॉस्किटोज़ का। पानी उनमें भर जाता है, फिर मच्छर पनपते हैं एज दे गॉट फिल्ड विद वाटर। वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद देखेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम को पहले भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके नोटिस में लाने की कोशिश की है इन द पास्ट टू। हाउएवर, जबकि ऑल आर एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन मतलब बेकार हो गए हमारे सभी जो एफर्ट्स थे सो फार अब तक के। वी होप दैट द अथॉरिटीज़ विल टेक सम कॉन्क्रीट एक्शन दिस टाइम। हमें उम्मीद है कि इस बार जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ एक्शन लेंगी। योर्स ट्रूली, नीचे आपका नाम। ओके, नेक्स्ट। Now next is fill in the blanks in the following with correct form of verb given in the bracket. Only present tense. I blank in model town. मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ. So I live. Simple present tense के sentences हैं. The mother blank food for us. मदर हमारे लिए खाना बनाती है. So cooks. Simple present tense में थर्ड पर्सन के साथ s या फिर es लगता है verb के बाद में. Next. She blank to the temple every day. Again she third person. So goes. She goes to the temple every day. My father blank from office in the evening. ये रिटर्न होगा. मेरे फादर इवनिंग में ऑफिस से वापस आते हैं. So my father returns. Okay. Next. Now write the noun form of the following word by adding ance, ence. Okay. Endure, endurance. अच्छा, ऐड करके लिखना है. स्पेलिंग. Endurance मतलब सहन करना. Endure, endurance, ance. Next is persist, persistent. Persistent मतलब लगातार. Persistence, ence लगेगा इसमें. Next is signify, significance. इसका क्या significance है, क्या importance है? Significance, ance लगेगा. Confide, confidence, confidence, ence. मेंटेन, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ANC. चेंजेस भी होंगे इसमें यहाँ पर. अभोर, अबॉरेंस. अबॉरेंस मतलब बहुत हेटरेड किसी के प्रति. अबोरेंस, RRENCE. स्पेलिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी आप देख लेंगे. नाउ सेक्शन C, लिटरेचर. एक्सट्रैक्ट गिवन है, केयरफुली रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर, ये स्कूल बॉय से है. But to go to school in a summer morning, oh it drives all joy away. Under a cruel eye outbound, the little ones spend the day in sighing and dismay. Okay. First is what drives away the joy. क्या चीज़ है जो कि जितना भी joy है उसको drive away करती है, उसको ख़त्म कर देती है. So समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ये एक्टिविटी सारे joy को drive away करती है. So going to
school on a summer day drives away all the joy. Next. Now what does cruel eye outworn refers to? cruel eye outworn का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब है जो डल अनइंस्पायरिंग लाइफ है स्कूल की, डल, इट रेफर्स टू द डल लाइफ एट स्कूल with a lot of work and no play. खेलने के लिए नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत डल लाइफ है स्कूल की. नेक्स्ट, हाउ डू द लिटिल वन स्पेंड द डे? जो लिटिल वंस है वो कैसे अपना दिन बिताते हैं? इन साइंग एंड डिसमे. दे स्पेंड देयर डे इन साइंग एंड डिसमे. डिसमे मतलब बहुत डिस्ट्रेस में, साइंग मतलब बहुत सैडनेस में. आंसर नंबर 3. नाउ एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट वॉज बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर. इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawkins, poor man who is quite disabled now, though he was a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. Okay. First is, which place is known as metaphor for England? Cambridge is known for metaphor of England. Whom did the author meet over there? Author वहाँ पर मिले थे, he met Stephen Hawkins. Answer number 2. Who is the successor of Isaac Newton? Isaac Newton के successor थे स्टीफन हॉकिंस ही थे. डिसेबल्ड है एंड वो वर्दी सक्सेसर नो, स्टीफन हॉकिंस. आंसर नंबर 2 and 3. स्टीफन हॉकिंस वॉज द सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन. नेक्स्ट, नाउ आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, 9 में से किन्हीं 6 को आंसर करना है. हाउ डिड जॉर्डी ब्रिंग द फोन बैक होम? जॉर्डी कैसे फ़ोन को घर वापस लेकर आया था? उसने उसे पिक किया, ही picked it up and carried, और कैरी किया थ्रू द बुशेस, झाड़ियों से लेता हुआ उसको बाहर आया. थोड़ी देर बाद वो थक जाता है तो उसको नीचे रख देता है. देन ही केप्ट द फोन डाउन एंड टुक सम रेस्ट और उसके बाद वो देखता है कि जब वो आगे जाता है तो जो फ़ोन है वो उसको खुद ही फॉलो करने लगता है. लेटर on the phone followed him. Thus he brought the phone back home. Next is, what is it Ranji finds difficult to explain at home? रंजी को किस चीज़ को घर पर एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट लगा? तो उसके फेस के ऊपर, लेग्स पर, आर्म्स पर जो कट्स एंड ब्रूजेस थे. रंजी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एट होम. The cuts and bruises on his face, legs and arms. Okay. और जो कट्स के निशान थे, ब्रूजेस थे, चोट लगी हुई थी, उनको एक्सप्लेन करना घर पर मुश्किल था. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आगे आप लिख सकते हैं. इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज हार्ड टू हाइड द फैक्ट. अब ये छिपाना बहुत मुश्किल था कि वो एक्चुअली में एक फ़ाइट में इन्वॉल्व था. फैक्ट दैट ही हैड बीन इन अ फाइट बिकॉज ऑफ दोज मार्क्स की वजह से वो ये नहीं छिपा सकता था कि उसकी लड़ाई हुई है. नेक्स्ट इज, वाई हैड फ्रैम्पटन नटल सिस्टर गेव हिम द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर? जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे जिनको उनकी सिस्टर जानती थी, सबको उन्होंने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भेजा क्योंकि उनको पता था कि फ्रैम्पटन नटल वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता है और ना ही वो किसी से बात करेगा और उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएगा. तो आप कहेंगे फ्रैम्पटन नटल सिस्टर गिवन हिम द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर बिकॉज शी न्यू दैट ही डोंट नो anyone there. He didn't know anyone there, and she knew that he would not speak to
anyone, and then and felt bored and lonely. बहुत अकेला फील करेगा, बोर हो जाएगा, एंड देन और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. Now, what was the consequence of buying jalebis with fees money? फीस मनी से जलेबी को खरीदने का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि पहली बार, ये जलेबीज चैप्टर से है, जो मुन्ना था वो कभी भी स्कूल से एब्सेंट नहीं हुआ था. तो फीस मनी से जलेबी खरीदने के बाद, क्योंकि फ़ीस के पैसे नहीं थे, नेक्स्ट डे उनके जो टीचर थे गुलाम मोहम्मद, वो पैसे उनसे मांगते, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम उन्हें स्कूल से एब्सेंट होना पड़ा. सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबीज विद फीस मनी वॉज दैट for the first time in his life he was absent from his school. Okay, next. What are the 3 qualities that played a major role in author's life? ये द समिट विद इन से हैं. कौन सी 3 क्वालिटीज़ ने एक मेजर रोल प्ले किया है ऑथर की लाइफ में? सो वो क्वालिटीज़ हैं एंड्योरेंस, persistence and willpower. These 3 qualities played a major role in author's climb. Next, what were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? एवरेस्ट पर जो लोग गए थे उन्होंने क्या एक सिंबल ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस मतलब एक श्रद्धा के तौर पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर छोड़ दी थी? तो सबसे पहले जो ऑथर थे उन्होंने गुरु नानक की एक पिक्चर वहाँ पर रखी थी, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक बाय द ऑथर. रावत ने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर रखी थी, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा लेफ्ट बाय रावत. देन डॉर्जी ने रेलिक ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध, बाय फू दोरजी. और एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस रखा था, क्रॉस बरीड बाय एडमंड हिलरी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट सरप्राइजेज द वॉरियर. जो दूसरा बच्चा था उसका नाम नहीं बताया, वॉरियर से उसको चैप्टर के स्टार्टिंग में वॉरियर कहा गया. किस चीज़ से वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि जो राइटर है रंजी है वो एक्चुअली में स्विम कर सकता है अंडर वाटर. तो उसकी जो डाइविंग और अंडर वाटर स्विम करने की स्किल्स थी उससे वो बहुत सरप्राइज था. द वॉरियर वॉज सरप्राइज्ड बाय रंजीज डाइविंग एंड अंडर वाटर स्विमिंग skills. Okay. Next is what did Princess September do to ensure the safety of her pet? उसका पेट वो बर्ड था, तो उसने क्या किया, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसने उसको लॉक कर दिया था एक गोल्डन केज में. सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट्स हर पेट बर्ड इन अ गोल्डन केज. ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन आगे भी आप लिख सकते हैं. इन अ गोल्डन केज टू इंश्योर इट्स सेफ्टी, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए. एंड शी टेल्स द बर्ड दैट देयर आर कैट्स दैट कुड हार्म इट एट नाइट. लेकिन बर्ड ने उसको स्ट्रांगली रेजिस्ट किया, वो केज में नहीं जाना चाहती थी. ओके, नेक्स्ट. व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू डू अबाउट हर बर्ड? उन्हीं की सिस्टर्स ने ही उन्हें ये आइडिया दिया था कि उसको बंद करके रखो ताकि कभी भी वो वापस ना जा पाए, क्योंकि वो बहुत जेलस थी उससे. तो द सिस्टर्स एडवाइज्ड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू लॉक द बर्ड, टू पुट द bird in a cage and keep him there as soon as he returned from his visit.
जैसे ही वो वापस आएगा, विजिट, जो बर्ड था उसको लॉक करके रखना ताकि बाद में वो कभी ना जा पाए, विजिट। एंड इन दिस वे, इस तरीके से, शी वुड बी श्योर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वुड बी श्योर दैट द बर्ड वुड नेवर लीव हर एंड गो। इससे वो श्योर हो जाएगी कि वो कभी भी उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, एंड गो। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।